हेलो बच्चों, उम्मीद आप फिट फाट होंगे और अपनी एग्जामिनेशन की जबरदस्त तैयारी कर रहे होंगे। आपको मदद करने की सीरीज में हम लोग पहुंच गए चैप्टर नंबर 12 पर, विच इज एटम्स। और पीवाईक्यूज और मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन लगा रहे हैं। अगर ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल हो, आपको फायदा पहुंचे, तो लाइक करने में कुछ नहीं जाता, अरविंद सर को मोटिवेशन आता। और एक बात, अपने कम से कम एक दोस्त को ये वीडियो शेयर जरूर कीजिएगा, जिससे उसको मिलेगा पॉजिटिव कंटेंट पढ़ने के लिए और मुझे पॉजिटिव मोटिवेशन कि मैं और अच्छे वीडियो आपके लिए बना सकूं। आपकी तरफ से अरविंद सर को ये होगी गुरु दक्षिणा, जिसमें आपका कोई खर्चा नहीं लग रहा होगा। तो कितनी अच्छी बात है कि खर्चा भी नहीं लग रहा और पॉजिटिविटी फैल रही है। खैर, जहां तक चैप्टर की बात करते हैं तो एटम्स, और कई बच्चे ये चाहते हैं कि इसका जो मैं पढ़ा रहा हूं यहां पर, उसका पीडीएफ आपको मिल जाए। तो पीडीएफ के लिए बेटा अरविंद एकेडमी टेलीग्राम चैनल आप ज्वाइन कर लीजिए। कई बच्चे पूछते हैं बताने के बाद भी कि कहाँ मिलेगा, जबकि हर वीडियो में मैं कोशिश कर रहा हूं बताने की कि इसका पीडीएफ अरविंद एकेडमी टेलीग्राम चैनल पे मिलेगा। इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूं, क्लिक करके डाउनलोड, क्लिक करके ज्वाइन कर लें अरविंद एकेडमी टेलीग्राम चैनल। और भी इंफॉर्मेशन या जो बन पड़ेगा आपके लिए वहां किया जाएगा। साथ में अपना एक ऐप भी आता है, अरविंद एकेडमी ऐप। इस ऐप को भी आप डाउनलोड कर सकते हैं। क्यों डाउनलोड कर सकते हैं, इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। क्योंकि इसमें स्टोर सेक्शन में कई सारे मल्टीपल कोर्सेज हैं जो आपको बड़े स्ट्रॉन्ग तरीके से आपको सपोर्ट कर सकते हैं। पीवाईक्यू सीरीज के साथ में कोर्स याद आता है श्योर शॉर्ट क्वेश्चन का कोर्स। वो कोर्स अगर पीवाईक्यू के साथ लगा लेते हैं तो आपका कंप्रेहेंसिव तैयारी हो जाएगा। मुझे नहीं लगता कि कोई इसमें चूक होगी और बहुत अच्छे नंबर आपके आएंगे, बिल्कुल लगभग तय हो जाएगा। चलिए पढ़ाई की बात शुरू करते हैं, आइए करते हैं पढ़ाई शुरू। क्वेश्चन नंबर 1 पर, जो कि आपके बोर्ड एग्जाम 2010 में देखिए आया हुआ क्वेश्चन है, और इस क्वेश्चन को बड़ी आसानी से सॉल्व कर पाएंगे। लिखा है द ग्राउंड स्टेट एनर्जी ऑफ हाइड्रोजन एटम इज -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। जो टोटल एनर्जी यहां पर दे रखी है, मैं शॉर्ट में इसको लिख देता हूं टीई। टीई का मतलब टोटल एनर्जी, इसलिए मैं थोड़ा प्रिकॉशन लेता हूं कि बच्चा कहीं से कंफ्यूज ना हो। और इसकी वैल्यू है -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ठीक है, पूछा है व्हाट आर द काइनेटिक एंड पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द इलेक्ट्रॉन इन दिस स्टेट। इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन एटम के केस में देखिए क्या मजेदार बात होती है, आसान हो जाता है ये मामला, क्योंकि हम ये जानते हैं कि जो काइनेटिक एनर्जी होती है इन केस ऑफ हाइड्रोजन एटम, वो माइनस टोटल एनर्जी के बराबर होती है। तो आपको साहब कैलकुलेशन कुछ नहीं करनी है, बस यहां पर माइनस लगाइए और -13.6 कर दीजिए और आंसर घर ले जाइए। 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट आंसर आ गया। तो आप समझ गए हैं कि जो काइनेटिक एनर्जी होती है माइनस टोटल एनर्जी के बराबर हो जाएगी। दूसरा यहां पर पोटेंशियल एनर्जी भी पूछी है, तो पोटेंशियल एनर्जी का भी जो रिश्ता होता है वो डबल दी टोटल एनर्जी के बराबर होता है। ये रिलेशनशिप आपको पता होनी चाहिए। अगर इस रिलेशनशिप में कहीं भी आपको कंफ्यूजन है तो मैं फिर से रिकमेंड करूंगा वन शॉट वीडियो, क्योंकि जो मेरे वन शॉट वीडियो हैं वो पूरा चैप्टर ही खत्म कर देते हैं साहब। विश्वास कीजिए। खैर, आगे की चर्चा को जारी रखेंगे। तो यहां पर 2 लिख देता हूं और -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट यहां लिख देता हूं, और ये वैल्यू बन गई -27.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ये रहा आपका आंसर। इस तरीके से अगर आप देखें, सामने से हट जाता हूं, स्क्रीनशॉट ले पाएंगे आप, और आंसर आपके हाथ में आ चुका है। तो इस तरीके से बड़ी आसानी से आप इस क्वेश्चन को कर सकते हैं। बस छोटे छोटे रिलेशंस आपको मालूम होने चाहिए, मालूम होंगे ही, आपको नहीं मालूम तो तैयारी कर लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। आइए चलते हैं एक कदम आगे, यानी अगले क्वेश्चन पर। यह रहा क्वेश्चन नंबर 2। यहां पे कलर बदल लें, थोड़ा सा आंखों को भी अलग अलग स्टाइल देते हैं। व्हेन इज H अल्फा, ये देखिए H अल्फा की बात है, तो अगर H अल्फा के बारे में पढ़ देता हूं फिर बताता हूं आपको। व्हेन इज H अल्फा लाइन ऑफ द बामर सीरीज इन द एमिशन स्पेक्ट्रम ऑफ हाइड्रोजन एटम ऑब्टेन्ड। लिखा है H अल्फा सीरीज
कब मिलती है। अगर H अल्फा के बारे में आपको नहीं पता तो आप नहीं लिख पाएंगे। और कभी कभी न्यूमेरिकल भी H अल्फा करके लिख के आ जाता है। इसमें H गामा भी एक होती है, वो भी मैं बता देता हूं लगे हाथ। तो ये जानकारी जरूर रखिएगा, क्योंकि अगर न्यूमेरिकल आया और H अल्फा उसमें लिख दिया और आपको H अल्फा पता ही नहीं है तो न्यूमेरिकल कहां से निकलेगा। यहां तो पूछा है, H गामा भी नहीं पता है, तो बस पकड़ लीजिए, 2 मिनट की बात है साहब। तो H अल्फा क्या चीज होती है? H अल्फा होती है लॉन्गेस्ट वेवलेंथ ऑफ बामर सीरीज। अभी भी आप सोच रहे होंगे ये सर ने तो ऐसे लिख दिया, कुछ पकड़ नहीं पा रहे हैं। पकड़ पा रहे हैं आप। क्यों? इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब हुआ कि कहां से, किस एनर्जी लेवल से कहां आना है? थर्ड एनर्जी लेवल से उसको जंप करके सेकेंड एनर्जी लेवल में आना है। 3 से 2 में बामर सीरीज जानते हैं ना, कहीं से भी 2 में आए। तो जब लॉन्गेस्ट वेवलेंथ की बात कर रहे हैं तो लॉन्गेस्ट वेवलेंथ कब मिलेगी? जब 3 से 2 में आए। फोटो भी बना दो भाई, कहीं से बच्चा कंफ्यूज ना हो। NF बराबर 2 और यहां लिख दो NI, इसी में किचड़ पचड़ ना हो जाए भाई। NI बराबर 2, ये अलग है। और यहां से ट्रांजिशन क्या लिख गए? ये 3 है, तो ये 3 से 2 में आ रहा है। NI बराबर 3 और NF बराबर 2। तो ये 3 से 2 में ट्रांजिशन जब होगा तो ये आपको लॉन्गेस्ट वेवलेंथ मिलेगी। इसे बोलते हैं H अल्फा, बामर सीरीज की लॉन्गेस्ट वेवलेंथ। और एक खिलाड़ी और इसमें होता है, पकड़ लें उसको भी, पीला कलर ले लेते हैं, H गामा लाइन। ये तो खैर क्वेश्चन की बात थी जो आंसर कर दिए हैं आप। एक एडिशनल जानकारी ले लीजिए साहब, H गामा सीरीज। H गामा लाइन किसको करस्पॉन्ड करती है? करेस्पॉन्ड्स, क्योंकि ये कहीं ये पूछा क्या, मान लो ये पूछ लिया जाए तो कहीं ऐसा ना हो कि मिस कर जाएं। तो NI की वैल्यू यहां कितनी ले लेना? 5। और NF की वैल्यू कितनी ले लेना? 2। ये तो 2 रहेगी बामर सीरीज में, यानी आना तो इसको 2 में ही है, लेकिन NI कितनी है बेटा? 5। 5 से ट्रांजिशन 2 में हो, 5 से ट्रांजिशन 2 में हो, तो H गामा मिल जाएगी। तो ये जानकारी और मिल गई। अब इसकी ऐसी की तैसी, अब ये सवाल पूछे या न्यूमेरिकल में आ जाए, हम तो छक्का मार ही देंगे। भाई समझ गए ना? अब समझ गए तो खेल हो गया है। अब इसको आप नोट कर लीजिए, सवाल भी हो गया और हमको बढ़िया जानकारी भी मिल गई। अब ये बस ये H अल्फा और ये H गामा पकड़ के रखिए, और जहां भी पूछा जाएगा इसको हम उड़ा देंगे। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पे। आइए, तो क्वेश्चन नंबर 3 पकड़ लेते हैं बड़े प्यार से। तो 3 की जानकारी लेते हैं। 3 में बोला गया है व्हाट इज द मैक्सिमम नंबर, यहां पे कलर कुछ बदलते हैं, व्हाट इज द मैक्सिमम नंबर ऑफ स्पेक्ट्रल लाइंस एमिटेड बाय ए हाइड्रोजन एटम व्हेन इट इज इन द 3rd एक्साइटेड स्टेज। देखिए, जब भी बोला जाए ना, ये आपको पता है, मैं रिवाइज करा रहा हूं, नहीं पता तो जानकारी ले लीजिए। जब बोला जाता है 3rd एक्साइटेड स्टेट, तो इसका मतलब होता है कि n की वैल्यू 4 है। एक्साइटेड जब ग्राउंड स्टेट होती है, आपको ये पता है, बस आपको याद दिला रहा हूं, n बराबर 1 पर ग्राउंड स्टेट ट्रीट करते हैं हम। ट्रीट क्या करते हैं? लिखते हैं। जैसे ग्राउंड फ्लोर, मकान का ग्राउंड फ्लोर होता है ना, जिस ग्राउंड फ्लोर मतलब जमीन पे बना हुआ मकान, तो उसको n=1 नहीं लेते हैं। फर्स्ट फ्लोर को बोलते हैं फर्स्ट फ्लोर, पहला नंबर, जो ग्राउंड के ऊपर होता है, पहला तल्ला हिंदी में, फर्स्ट फ्लोर। तो इसी तरीके से n बराबर 1 ग्राउंड फ्लोर, लेकिन इसको 0 समझ रहे हैं, समझिए। n बराबर 2 को हम बोलते हैं फर्स्ट फ्लोर, इसी तरीके से समझिए, बाकी सो ऑन। तो हम जब बोलते हैं 3rd एक्साइटेड स्टेट, तो इसका मतलब तीसरा फ्लोर, यानी n बराबर 4। तीसरा फ्लोर अगर लिखेंगे, अगर यहां 3rd फ्लोर लिखेंगे तो आप n बराबर कितना लिखेंगे? n बराबर 4 लिख दोगे ना मेरे प्यारे बच्चों। ऐसे ही समझ लो, कितना आसान है ये सब, ऐसे ही सोचो तो मजा आता है। तो अगर 3rd एक्साइटेड स्टेट है तो n बराबर 4 हो जाती है वैल्यू, ये आप समझ गए हैं। अब क्या रहा था, मैं तो भूल ही गया।
व्हाट इज द मैक्सिमम नंबर ऑफ स्पेक्ट्रल लाइंस एमिटेड बाय ए हाइड्रोजन एटम व्हेन इट इज। अच्छा, अब ये कह रहे हैं कि n बराबर 4 में है ये। अब 4 से नीचे ग्राउंड मतलब n बराबर 1 में है, तो यहां से कितनी स्पेक्ट्रल लाइंस, क्योंकि बीच में 3 भी होगा 2 भी होगा, 3 और 2, तो यहां से कितनी स्पेक्ट्रल लाइंस जा सकती हैं। तो एक तो तरीका है कि गिनो कि अगर ये 4 में है कोई भाई साहब, तो 4 से 3 में चला जाए, 4 से 2 में चला जाए, 4 से 1 में चला जाए, इतना हुआ। अब यहां से भी कूद सकता है कोई आइटम, नहीं, यहां से कूदा यहां और यहां से कूदा फिर यहां, फिर यहां से कूदा यहां, फिर यहां वाला यहां, इतनी घटनाएं इसके अंदर घट सकती हैं। तो ऐसे गिनो तो 6 आ गया। देखिए टोटल नंबर, आंसर क्या है, आंसर इज 6। ये तो हो गया गिनने का तरीका। समझ रहे ना कि कोई भी n बराबर 4 में है तो इस तरीके से कांड हो सकता है कि मान लीजिए यहां से यहां जंप किया और उसके बाद पता लगा यहां पहुंच गया, यहां के बाद यहां से जंप कर गया। इस तरीके से इतनी घटनाएं हो सकती हैं। अब इसका एक फॉर्मूला होता है जो हम लोग याद कर लेंगे कि n इज इक्वल टू n इंटू n माइनस 1/2। इसको अप्लाई करके निकाल सकते हैं। n की जगह 4 रख दीजिए इसमें, तो स्मॉल n की जगह, तो 4 और 4 माइनस 1 हो गया 3/2, तो ये वैल्यू हो गई 6। यहां से देखिए यही आंसर 6 मिल गया। तो आपको काउंट नहीं करना पड़ेगा, काउंटिंग इज लिटिल बिट डिफिकल्ट, इसलिए बताया कि लॉजिक क्लियर हो जाए कि इससे हम निकाल क्या रहे हैं। रट्टा ना लगाएं, याद करें तो समझ के याद करें कि एक्चुअली हमारे हाथ में आ क्या रहा है। अंधे बन के रट्टा ना लगाएं। गुड गुड समझ गए होंगे। तो आंसर क्या है 6, और इस फॉर्मूले को याद कर लीजिए, जहां पूछा जाएगा वहां इसको ठोंक पीट के बराबर कर देंगे। वेरी गुड। तो क्वेश्चन नंबर 3 हो जाता है। अगले क्वेश्चन पे चलेंगे, स्क्रीनशॉट ले लीजिए और अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। आइए साहब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पर। अब क्वेश्चन नंबर 4 पर पूछा है आयनाइजेशन एनर्जी। ये पूछ लेते हैं, बड़ा सिंपल सा टर्म है। किसी भी एटम को, ये हाइड्रोजन एटम की बात कर रहे हैं, हाइड्रोजन एटम को आयनाइज होना है। तो आयनाइज होने का मतलब है कि उसमें जो इलेक्ट्रॉन था यहां पर ग्राउंड स्टेट में, उसको निकल लेना है, छोड़ के चला जाए। कहां चला जाए? इन्फिनिटी पर। इन्फिनिटी पे एनर्जी लेवल क्या होती है? इन्फिनिटी पर एनर्जी लेवल हमने 0 मान रखी है, और इस पे ग्राउंड स्टेट पे एनर्जी लेवल क्या है, जिसे E1 अगर कह दें तो -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट हाइड्रोजन एटम के केस में। उम्मीद है आप समझ पा रहे होंगे। अगर हमको, तभी तो जब ये इलेक्ट्रॉन छोड़ेगा तभी तो इस एटम पर प्लस का चार्ज आएगा भाई। जब माइनस निकलेगा तभी तो प्लस आएगा, तभी तो बोलेंगे आयनाइज हुआ। यही तो पूछ रहा, आयनाइजेशन एनर्जी, हम कितनी एनर्जी इस इलेक्ट्रॉन को दें कि निकल ले, और निकल के जाए कहां? इनफाइनाइट पे, क्योंकि इनफाइनाइट पे एनर्जी 0 होती है। अभी ये बंधन में है, इसके ऊपर कर्जा चढ़ा हुआ है, इसलिए इसके चक्कर लगा रहा है, इसमें फंसा हुआ निगेटिव एनर्जी है इसकी, है -13.6 निगेटिव एनर्जी है। इट इज अंडर डेप्ट इंग्लिश में, या इंग्लिश में शुद्ध हिंदी में कर्जा चढ़ा हुआ है, यानी कि माइनस एनर्जी में जा नहीं सकता है। इतनी एनर्जी दे दोगे तो ये कर्जा उतार देगा, डेट को पाट देगा और निकल लेगा। खैर एनीवे, यहां आयनाइजेशन एनर्जी की डेफिनेशन क्या हो गई, किसी दूसरे कलर में लिख देते हैं। द मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी required to remove an electron from the ground state of the atom is known as
आयोनाइजेशन एनर्जी, और हाइड्रोजन एटम के केस में, इन केस ऑफ हाइड्रोजन एटम, जैसा हमने देखा कि ग्राउंड स्टेट में एनर्जी थी -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, और इसको इन्फिनिटी यानी ई इन्फिनिटी जीरो एनर्जी पे पहुंचाना है। तो इन केस ऑफ हाइड्रोजन एटम, आयनाइजेशन एनर्जी इज इक्वल टू ई इन्फिनिटी माइनस E1 माइनस, या तो ई मतलब अगर यहां बात करें तो ई इन्फिनिटी 0 होती है, और -13.6 इलेक्ट्रॉन, क्या लिख दिया, माइनस इलेक्ट्रॉन वोल्ट, और ये वैल्यू हो गई कितनी बेटा जी, +13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट इज द आंसर। ये आंसर आ गया। देख लीजिए, इस तरीके से आसानी से सवाल बनाया जा सकता है, और मैंने आपको एलोबरेट भी कर दिया कि ये कहानी क्या थी। मैं हट जाता हूं, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ये बोर्ड में आया हुआ क्वेश्चन है 2010 में, देखिए बाजू में लिखा हुआ है, और इसको बनाइए। अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे हम लोग। उम्मीद है इसको आपने नोट कर लिया होगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। आइए, क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में देखते हैं, फाइंड द रेशियो ऑफ एनर्जीज ऑफ फोटॉन्स प्रोड्यूस्ड ड्यू टू ट्रांजिशन ऑफ एन इलेक्ट्रॉन ऑफ हाइड्रोजन एटम फ्रॉम इट्स सेकेंड परमिटेड एनर्जी लेवल टू द फर्स्ट परमिटेड एनर्जी लेवल। तो पहली सिचुएशन में क्या कह रहा है, E2 से E1 जा रहा है, तो जो फोटोन रिलीज होंगे वो E2 माइनस E1 होंगे। समझ में आई होगी बात। तो क्या लिखेंगे, डिफरेंस ऑफ एनर्जी डेल्टा E, जो फोटोन निकलेगा वो E2 माइनस E1 निकलेगा। सेकेंड परमिटेड एनर्जी लेवल से पहले में परमिटेड एनर्जी लेवल में जा रहा है, तो ये होगा एनर्जी ऑफ फोटोन रिलीज्ड। ये कहानी बनेगी। अब E2 माइनस E1 क्या है, हम जानते हैं। पहली एनर्जी, सेकेंड एनर्जी लेवल कितना होता है, -3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, और पहली एनर्जी लेवल क्या है, -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ये अगर आपको कहीं से डाउट है तो फिर वन शॉट देखें तो एकदम कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। हाइड्रोजन एटम के केस में n बराबर 1 पर इतनी एनर्जी लेवल होती है, n बराबर 2 पर इतना एनर्जी लेवल होता है, 3, 4 पे भी आगे होता है। तो ये आपको पता होना चाहिए। इसमें हमने घटा जोड़ दिया, कैलकुलेट कर लिया, वैल्यू आ गई 10.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अगली बात समझने की कोशिश करते हैं। सेकंड में कलर ही नहीं चेंज हुआ, ये टीवी बेकार हो चुका है। और द हाईएस्ट परमिटेड एनर्जी लेवल टू द फर्स्ट परमिटेड लेवल। हाईएस्ट परमिटेड एनर्जी लेवल का मतलब क्या हो गया है, तो इसका मतलब है ई इंफिनिटी। हाईएस्ट परमिटेड का मतलब ई इंफिनिटी, इंफिनिटी का मतलब होता है जीरो एनर्जी लेवल, और -E1, तो ई इंफिनिटी क्या होता है, 0, और E1 कितना है, -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो वैल्यू आ जाएगी 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। इसको इक्वेशन 1 और इसको इक्वेशन 2 कह दिया जाए तो कोई बुराई नहीं है। अब चाहिए क्या था, रेशियो चाहिए था हमको। तो रेशियो ऑफ एनर्जीज ऑफ फोटोन, रेशियो ऑफ एनर्जीज ऑफ फोटोन, तो डिवाइड कर देते हैं 1/2, यानी 10.2 अपॉन 13.6, और इसको सॉल्व करोगे तो आ जाएगा 3/4, और यही आपका आंसर है। देखिए इस तरीके से आंसर निकालेंगे। ऐसे ही एग्जाम में आपको सवाल मिलेंगे और बहुत ही प्यारे ढंग से इसको आप कर सकते हैं।
मेरे ख्याल से एकदम क्लैरिटी मिली होगी और आप समझ भी गए होंगे। अगर आपको आसान भाषा में फिजिक्स समझ में आ रही है तो जरूर मुझे कमेंट करके बताइए कि सर अरविंद सर आसान भाषा में फिजिक्स पढ़ाते हैं, टॉप क्वालिटी कंटेंट एकदम मक्खन भाषा में अरविंद सर से फिजिक्स पढ़ें। आइए बात को आगे ले चलेंगे। तो इसको नोट कर लिया होगा, अगले क्वेश्चन का समय आ चुका है। तो क्वेश्चन नंबर 6 पर आएंगे हम लोग और इसको भी करके देखेंगे कि आखिर इसमें क्या है। ए हाइड्रोजन एटम इन द ग्राउंड स्टेट का मतलब समझ रहे हैं, n = 1 is excited by an electron beam of 12.5 volt energy level. Find out the maximum number of lines emitted by the atom from its excited state. ठीक है, तो एनर्जी कितनी एब्जॉर्ब होगी? तो द एनर्जी एब्जॉर्ब बाई इट -13.6 तो होता है ग्राउंड स्टेट में। ग्राउंड स्टेट का मतलब इवन एनर्जी लेवल, उसमें हमने इसको इलेक्ट्रॉन बीम 12.5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट की ठोक दी इसके ऊपर, तो 12.5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी और दे दी, ये भी इलेक्ट्रॉन वोल्ट में ही है। तो अब इसकी एनर्जी कितनी हो गई, इसकी जोड़ेंगे तो -1.1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट की एनर्जी होगी। ये अब्सॉर्ब कर ली एनर्जी और अब हमें ये एनर्जी प्राप्त हो गई है। दिस इज दी फाइनल एनर्जी, ऐसे बोलना चाहिए। अब आगे देखिए बच्चों, हम जानते हैं एनर्जी का फॉर्मूला मोटे तौर वाला En = -13.6 हाइड्रोजन के केस में अपॉन n²। ये हमें अंदाजा है या हमने पढ़ रखा है, ठीक, -13.6 अपॉन n²। n² इधर ले लो, En उधर कर लो, यानी मुझे लिख देना चाहिए n² = -13.6 अपॉन En। अब यहां पर लिख देता हूं -13.6 और इस En जो कि ये En था, अब इस En को मैं -1.1 यहां रख देता हूं। काटा पीटी कर ली, ये करीब करीब हमारी वैल्यू आ जाएगी, मुझे लगता है 12.36। ये करीब करीब डिवाइड करेंगे जब आप, तो आ जाएगी 12.36। अप्रोक्सीमेशन लेने जाएं तो n² बराबर 12.36, अप्रोक्सीमेटली आप कह सकते हैं n इज मोर लेस 3। अब कितनी स्पेक्ट्रल लाइंस निकलेंगी यहां पर? तो फॉर्मूला अभी हम लोगों ने पढ़ा था, डायग्राम बनाने को बना सकते हैं, लेकिन एक फॉर्मूला अभी देखा था पिछले सवाल में, n × n-1/2। अगर यहां पर मैं 3 लिख दूं तो 3 × 2/2, यानी 3 हमारा आंसर हो जाएगा। 3 स्पेक्ट्रल लाइंस निकलेंगी यहां से। कुछ डायग्राम की बात करने की इच्छा अगर जाग जाए तो 3 बना लीजिए एनर्जी लेवल्स, ये भी समझ लो काहे को रह जाए। n = 1, n = 2, n = 3। तो n = 3 से एक खुदाई हो सकती है फुल नीचे तक और एक हो सकती है यहां तक, और n = 2 से यहां तक। ये 3 आपके पास सिचुएशंस आ रही हैं और फॉर्मूले से भी मैंने निकाल के दिखा दिया है कि ये 3 इस तरीके से भी आएंगी। तो इस तरह से ऐसे सवाल हो जाएंगे, बिल्कुल घबराने की आवश्यकता नहीं है। मैंने जैसे आपसे कहा था कि ये सवाल करने के बाद बोर्ड्स को तो आप फाड़ ही डालेंगे, फोड़ ही डालेंगे, तोड़ ही डालेंगे, मोदी मिसाइल गिरा ही देंगे आप, माई का हेलीकॉप्टर शॉट मार ही देंगे आप, पक्का ही है, कोई डाउट ही नहीं है। यहां तक कि जो बच्चे नीट की प्रिपरेशन कर रहे हैं या जेईई मेंस की तरफ जा रहे हैं, उनके लिए भी ये सॉलिड है। मतलब कुछ ज्यादा ना बोलूं मैं, आपको ये ना लगे कि सर पता नहीं क्या बोल रहे हैं, लेकिन वाकई बता रहा हूं, एकदम मक्खन लैंग्वेज में। मैं हट जाता हूं और आप स्क्रीनशॉट लेना पसंद करेंगे इसका। मैं नीचे करता हूं, ये क्या खींच दिया भाई, तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप इसका।
क्वेश्चन का फिर अगला क्वेश्चन करके देखेंगे हम लोग। तो स्क्रीनशॉट आप ले लिए होंगे ऐसा लगता है मुझे, तेज हैं आप लोग, फटाफट ले लेते हैं। और यहाँ कहीं पर रोक देता हूँ, तो ये स्क्रीनशॉट आप ले पाए होंगे पूरा स्क्रीन का। चलता हूँ एक कदम आगे बेटा, क्वेश्चन नंबर 7 पर। ये आ गया क्वेश्चन नंबर 7 बेटा जी। और यहाँ पर इस क्वेश्चन को भी हम लोग करने की कोशिश करेंगे या करेंगे। थोड़ा इसको ऊपर कर लेते हैं, थोड़ी जगह और मिल सकती है। द शॉर्ट वेवलेंथ लिमिट फॉर द लेमन सीरीज। लेमन सीरीज क्या होता है, कहीं से भी 1 में आए। लेमन बामर ऑफ द हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम इज इतना एंगस्ट्रॉम। कैलकुलेट द शॉर्ट वेवलेंथ लिमिट फॉर बामर सीरीज ऑफ द हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम। तो लेमन सीरीज का आप जानते ही हैं कि इनिशियल कुछ भी हो, फाइनल हमारा होना चाहिए लेमन के लिए फाइनल की वैल्यू होनी चाहिए 1 और इनिशियल की वैल्यू होनी चाहिए 2, 3, 4 एंड सो ऑन। शॉर्ट वेवलेंथ के लिए फॉर शॉर्टेस्ट वेवलेंथ या शॉर्ट वेवलेंथ, शॉर्ट वेवलेंथ लिखने का मतलब शॉर्टेस्ट से है यहां पर। तो उसके लिए हम लोग जो ट्रांजिशन है वो एन आई की वैल्यू इन्फिनिटी होगी और एन फाइनल हमारा तो एक ही रहने वाला है, यानी इन्फिनिटी से 1 में आना होगा इसको। ठीक, अब एक शॉर्टकट फॉर्मूला होता है, आप जानते हैं एनर्जी को हम लोग ऐसे SC अपॉन लेमडा लिखते हैं ना, एनर्जी निकालनी हो। अगर इसको हम पहले से कैलकुलेट करके रखें तो इसको 1, 2, 3, 7, 5 अपॉन लेमडा इन एमस्ट्रॉम लिखा जाता है और ये वैल्यू इलेक्ट्रॉन वोल्ट में आती है। कई किताबों में इसको हम लोग 12400 भी लिखते हैं, 12400 लेमडा एमस्ट्रॉम में, और ये इलेक्ट्रॉन वोल्ट में आंसर आता है। ये जल्दी निकालने के लिए होता है, अगर आप कैलकुलेट करेंगे तो भी यही वैल्यू आएगी। जूल्स में कैलकुलेशन करेंगे, H की वैल्यू डालो, C की वैल्यू डालो, वगैरह वगैरह, तो भी यही वैल्यू आएगी। तो ये मुझे पता है और आपको भी पता चल जाए तो अच्छा है, जल्दी वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं। तो 12375 लेमडा की वैल्यू एंगस्ट्रॉम में डालिए तो इलेक्ट्रॉन वोल्ट आंसर दे देगा। कई किताब में 12375 को 12400 लिखे रहते हैं, चलो वो भी कोई दिक्कत नहीं, जो भी मान के करें कर सकते हैं। तो इसका इस्तेमाल हम लोग इस बार कर रहे हैं। तो 12375 अपॉन लेमडा लिखा है 913.4 एंगस्ट्रॉम के अंदर ही लिखा हुआ है, आप समझ गए होंगे। इतना इलेक्ट्रॉन वोल्ट आएगा, इसको डिवाइड कर लेंगे तो आ जाएगा 13.54 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ये क्या आया, ये एनर्जी आई। तो द शॉर्ट वेवलेंथ लिमिट फॉर द लेमन सीरीज फॉर द हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम, इतनी लेमडा पर इतनी एनर्जी हमें मिली है। अब आगे की बात करते हैं, कलर चेंज कर लेते हैं। तो इसी के केस में, लेमन के केस में जो बात कर रहे थे, एनर्जी ऑफ nth ऑर्बिट, भाई तो टोटल एनर्जी मिली है, तो E की वैल्यू क्या हो गई, 13.54 अपॉन n स्क्वायर। अब n बराबर 1 ले लेते हैं एनर्जी लेवल के लिए, 1 में आया था, तो एनर्जी ऑफ n बराबर 1, तो एनर्जी लेवल क्या मिल गई लेमन के लिए, n बराबर 1। तो एनर्जी लेवल यहां n बराबर 1 रखोगे तो E की वैल्यू क्या आ जाएगी, 13.54 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अब हम बात करें अगर बामर के लिए, तो एनर्जी ऑफ n बराबर 2, ये किसके लिए, बामर के लिए बात कर रहे हैं, समझ लीजिए n बराबर 2। तो एनर्जी लेवल कितना मिला,
ये आ जाएगा इस फॉर्मूले से 13.54 अपॉन 2 का स्क्वायर, यानी 4 से डिवाइड कर दीजिए तो 3.387 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ये वैल्यू किसकी है? एनर्जी ऑफ n बराबर 2 की। तो शॉर्ट वेवलेंथ बामर की कितनी हुई? शॉर्ट वेवलेंथ ऑफ बामर सीरीज, ये वैल्यू हुई 12375 अपॉन लेमडा, है ना, और ये वैल्यू हो गई, लेमडा निकाल रहे हैं, अपॉन ई, ई हो गई 3.387, तो ये हो गई 3653 एमस्ट्रॉम। ये ध्यान रखिएगा, ये जो एनर्जी है ना, ये En निकाला है यहां पर। व्हाट इज दिस? दिस इज E। तो यहां पर जो फॉर्मूला था E बराबर 12375 लेमडा एमस्ट्रॉम। तो अगर लेमडा निकालना होगा तो लेमडा एमस्ट्रॉम इज इक्वल टू 12375 12375 अपॉन ई, इलेक्ट्रॉन वोल्ट में रखना होगा, वही रखा है यहां पर ये इसके लिए। तो हमें ये क्या निकला है? दिस इज लेमडा। इस तरह से ये आंसर आपको मिला है। उम्मीद करता हूं कि आप ध्यान से देखिए और इस पॉइंट को समझ लीजिए। एक अच्छा क्वेश्चन है और आपकी समझ में अच्छे ढंग से आना चाहिए। तो ये इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, शांति से वीडियो पॉज करके देख लीजिए। और मैं तो कहूँगा कि ये जो क्वेश्चंस हैं इनको वीडियो अगर आपकी समझ में आ गया तो वीडियो पॉज कीजिए, रोक कर अपनी रफ कॉपी पर एक बार करके देखिए कि क्या आप सीख पाए हैं। अगर आपसे हो जाता है तो वेरी गुड, थम्स अप। अगर कहीं अटक रहे हैं तो फिर से एक्सप्लेनेशन को सुन लीजिए, क्योंकि लगे हाथ आप काम खत्म कीजिए। इतना समय थोड़ी है कि आप इसको फिर सोचेंगे 10 दिन बाद में देखूंगा। वो तो रिवीजन में देखिएगा, एग्जाम से पहले बात अलग की है। लेकिन ऐसा करने से आपको काफी मदद मिल सकती है, ऐसा मेरा सोचना है। बाकी तो आप अपने हिसाब से करेंगे ही, लेकिन गाइड करना मेरा काम है और मुझे जो सही लगेगा मैं आपको बताता रहूंगा। तो ये क्वेश्चन है, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और स्क्रीनशॉट इसका ले लीजिए। बाकी अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। तो एक एक चीज मैंने बड़ी बड़ी लिख दी है कि देखने में भी दिक्कत ना हो, आपको समझ में भी पूरी बात आए। थोड़ा इसको ऊपर ले जाता हूं। ये पूरा क्वेश्चन देखिए यहां पे सॉल्व हो जाता है और इसका स्क्रीनशॉट आप ले लें और सारी बातें मैंने लिख दी हैं कैसे होनी चाहिए। चलेंगे इसके बाद क्वेश्चन नंबर मेरे ख्याल से 8 पर हैं। तो आइए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। ये रहा क्वेश्चन नंबर 8। मैं कलर को ले लेता हूं ग्रीन, ग्रीन की जगह कोई और लेना चाहता हूं, पता नहीं कौन सा। तो ये रहा क्वेश्चन नंबर 8। लिखा है द काइनेटिक एनर्जी ऑफ द इलेक्ट्रॉन ऑर्बिटिंग इन द फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट, पहली एक्साइटेड स्टेज में है, ऑफ द हाइड्रोजन एटम इज 3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। डिटरमाइन द डी ब्रॉय वेवलेंथ एसोसिएटेड विथ इट। अब आपको ये पता होगा कि डी ब्रॉय वेवलेंथ जो होती है, लिखते स्पेलिंग अलग है, पढ़ते डी ब्रॉय हैं। तो डी ब्रॉय वेवलेंथ जिसे हम लेमडा से शो करते हैं, उसका रिलेशन होता है h/√2mk। k है काइनेटिक एनर्जी। ठीक, अब यहां पर जो एनर्जी दे रखी है कह लीजिए, वो एनर्जी है 3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो k की वैल्यू हमको पता है, वैल्यू सीधे फीड कर देनी चाहिए सारी। तो मैं लेमडा लेता हूं, h की वैल्यू डालता हूं 6.63 इंटू 10 की पावर -34 √2 मास ऑफ इलेक्ट्रॉन 9.1 इंटू 10 की पावर -31 और 3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो उसको जूल में रखेंगे तो 3.4 इंटू 1.6 इंटू 10 की पावर -19। ये कहानी है। अब यहां पर
आप सारी वैल्यूज फीड करें तो ये वैल्यू आ जाएगी 0.67 नैनोमीटर। ये रहा आपका आंसर। इसको सॉल्व कर सकते हैं और ये आंसर मिल जाएगा जो बहुत आसानी से आप निकाल सकते हैं। फॉर्मूला बेस्ड सवाल था लेकिन एग्जामिनेशन में पूछा जाता है और पूछा गया है, तो इसको नोट कर लीजिए। अगले सवाल की तरफ चलेंगे जो कि है क्वेश्चन नंबर 9। स्क्रीनशॉट इसका ले लें और अगली सिचुएशन में चलते हैं। ये हम पहुंचते हैं क्वेश्चन नंबर 9 पे और ये रहा क्वेश्चन नंबर 9। फाइंड आउट द वेवलेंथ of the electron orbiting in the ground state of hydrogen atom। जब ग्राउंड स्टेट में ऑर्बिटिंग होती है तो रेडियस होती है बोर्स रेडियस। तो रेडियस ऑफ ग्राउंड स्टेट ऑफ हाइड्रोजन एटम, उस समय जो हमारी रेडियस होती है उसको बोलते हैं R0, जो कि बोर्स रेडियस हो जाती है। आपने पढ़ा होगा, नहीं पढ़ा वन शॉट देखें, लिंक दिया है डिस्क्रिप्शन के अंदर। ग्राउंड स्टेट में जो रेडियस होती है हाइड्रोजन एटम की उसे हम बोर्स रेडियस बोलते हैं और इसकी वैल्यू हमें याद रखनी होती है, याद होएगी भी कई बच्चों को। हम R0 को बोलते हैं 0.53 एंगस्ट्रॉम और अगर इसको मीटर में चेंज कर लिया जाए तो 0.53 इंटू 10⁻⁻10 मीटर। अब अकॉर्डिंग टू डी ब्रॉय रिलेशन के अनुसार 2πr की वैल्यू n लैम्डा के बराबर होती है ग्राउंड स्टेट के लिए। फॉर ग्राउंड स्टेट हमारी n की वैल्यू क्या हो जाएगी 1। उस समय ये रिलेशन हमारा चेंज होके हो जाएगा 2πr की जगह तो R0 है ही है और लैम्डा। अब यहां पर वैल्यू डाल देनी चाहिए हमको, तो 2 इंटू 3.14 R0 की वैल्यू हो गई 0.53 इंटू 10⁻⁻10 और 1 तो था ही, तो ये रहा लैम्डा। इसको सॉल्व करेंगे तो लैम्डा की वैल्यू आ जाएगी आफ्टर सॉल्विंग 3.32 एंगस्ट्रॉम और यही आपका आंसर होने वाला है। तो देखिए सवाल में कुछ नहीं था लेकिन कुछ जानकारियां आपके पास होनी चाहिए जिससे इस सवाल को प्यार से आप कर पाएं, अदरवाइज दिक्कत दे देगा ये आपको। तो ये क्वेश्चन आप नोट कर लीजिए बेटा और इसका सॉल्यूशन के स्क्रीनशॉट भी आप ले सकते हैं, ले क्या सकते हैं, ले लेना चाहिए। तो ये मैं ऊपर थोड़ा कर देता हूं, इसको नोट डाउन करें और इसका स्क्रीनशॉट भी ले लें। अब समय आ गया है क्वेश्चन नंबर 10 का, तो चलेंगे क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ। तो आइए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 10 में देखते हैं हमारे लिए क्या है। एन इलेक्ट्रॉन जंप्स फ्रॉम 4th टू 1st ऑर्बिट, चौथे से पहले में जा रहा है। समझ गए होंगे, ज्यादा लिखने से कुछ फायदा नहीं। इनिशियल है चौथा और फाइनल है पहला। How many maximum number of spectral lines can be emitted by the atom? To which series these lines correspond? अरे भैया जब फाइनल 1 है तो लेमन सीरीज है, तो अंधा भी बता देगा, मतलब थोड़ा बहुत पढ़ने वाला बच्चा भी जानता है कि लेमन सीरीज है। लेमन सीरीज क्या होती है? जब कहीं से भी कूद फांद कर आप 1 में आ रहे हो तो लेमन सीरीज है। फॉर्मूला हमने पढ़ा था n = n × n-1/2, अभी सीखा था, 2-3 सवाल किए थे उस पर। तो स्मॉल n की वैल्यू 4 है, तो 4 × 4 - 1/2, तो 4 × 3/2, इसकी वैल्यू आ गई 6। 6 आपका आंसर है। अगर इसकी फोटो बनाने का दिल कर जाए तो 1 2 3 4 और ये n = 1, n = 2,
n बराबर 3 और ये n बराबर 4। ये 4 एनर्जी लेवल आपने बना दिए। अब यहां से चौथे से वो तीसरे में आ सकता है, चौथे से दूसरे में, चौथे से पहले में। ये चौथे कहानी खत्म हो गई। तीसरे से दूसरे में आ सकता है, तीसरे से पहले में, ये तीसरे कहानी खत्म हो गई। और दूसरे से पहले में आ सकता है, कहानी खत्म हो गई। टोटल ये देखिए 6 लाइंस आपके सामने हैं। इस तरीके से फोटो भी मैंने बना दी और साथ में आपके पास फॉर्मूला भी दे दिया। आपको पूरी क्लैरिटी मिल चुकी है और आप बात को बहुत अच्छी तरीके से समझ पाए होंगे। लेमन सीरीज है क्योंकि n=1 में आना है, कहीं से भी तोड़ फोड़ के आ रहा हो। समझ गए होंगे पूरी बात, इससे ज़्यादा क्या फोड़ा जाए इसको। तो इस सवाल को इस तरीके से कर लीजिए, स्क्रीनशॉट भी ले लीजिए और मुझे पूरी उम्मीद है कि सुपर क्लैरिटी आपको मिल रही होगी। चलिए चलते हैं एक कदम आगे। तो बच्चों चलते हैं, करते हैं क्वेश्चन नंबर 11। और देखिए 11 एक प्रूविंग वाला क्वेश्चन है। लिखा है एन अल्फा पार्टिकल, ये अल्फा पार्टिकल आप समझते ही हैं। मैं थोड़ा कलर चेंज कर लेता हूं और मूविंग विथ इनिशियल काइनेटिक एनर्जी K टूवर्ड्स न्यूक्लियस ऑफ एन एटॉमिक नंबर Z। मैं थोड़ा डायग्राम बनाता हूं। ये एक न्यूक्लियस है और ये एक एटम है। इसकी तरफ एक अल्फा पार्टिकल बढ़ रहा है, न्यूक्लियस सेंटर में होना चाहिए, खिसक गया है। और अल्फा पार्टिकल ऐसे जा रहा है, देखिए आपको तभी फील मिलेगा। अल्फा पार्टिकल पर आप जानते हैं पॉजिटिव चार्ज होता है, मैं लिख भी देता हूं पॉजिटिव चार्ज, आपको पता ही है वैसे। 2 इलेक्ट्रॉन के बराबर, इलेक्ट्रॉन के मैग्नीट्यूड के बराबर पॉजिटिव चार्ज। और ये न्यूक्लियस है, यहां न्यूक्लियस पे भी पॉजिटिव चार्ज होता है। तो ये यहां तक ऐसे जाएगा, आगे पढ़ के सुनाता हूं, जिसका कि जो एटॉमिक नंबर है इसका वो Z है, एटॉमिक नंबर। तो ये प्लस के अलावा कितने प्लस हैं एटॉमिक नंबर के बराबर? अगर ये मैं इस समय हाइड्रोजन एटम ना लिखे, Z के कॉन्टेक्स्ट में बात कर रहा हूं। ए डिस्टेंस D एट विच इट रिवर्सेस, यानी कहां तक पहुंचता है, यहां तक जाता है और इसके बीच के जो डिस्टेंस है वो D है। दिस इज D। यहां तक जाएगा और फिर जाकर ये यहां से वापस हो जाएगा, क्योंकि प्लस के पास में कोई आइटम प्लस आ रहा है तो भड़ाक से टक्कर नहीं हो जाती है। कार की तरह टक्कर नहीं होती कि भड़ाक से लड़ गया। ये प्लस प्लस पास आ रहा है तो कोलंबियन फोर्स लगता है, रिपल करता है। तो पास आते आते यहां एक मोमेंटरी फ्रैक्शन ऑफ सेकंड के लिए रुकेगा, फिर ये वापस हो जाएगा, क्योंकि यहां पास आ रहा है और रिपल्शन का फोर्स हावी हो रहा है, मतलब लग रहा है, और इसको यहां आते आते रिपल्शन का फोर्स लगा और खट से वापस हो गया। ऐसे होगा, ऐसे ऐसे देख पा रहे हैं ना, लड़ेगा नहीं इसके अंदर। समझ गए हैं? तो ये D क्या है? एट विच इट रिवर्सेस इस डायरेक्शन ऑब्टेन द एक्सप्रेशन फॉर द डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच। यही क्लोजेस्ट अप्रोच है। D क्या चीज है? डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच। देखिए नाम से ही लग रहा है ना, डिस्टेंस, ये डिस्टेंस, क्लोजेस्ट करीब से करीब पहुंचने वाली डिस्टेंस, इससे ज्यादा करीब न्यूक्लियस के नहीं पहुंच पा रहा है, तो इसीलिए इसको बोलते हैं डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच। D इन टर्म्स ऑफ काइनेटिक एनर्जी ऑफ अल्फा पार्टिकल के, ये काइनेटिक एनर्जी है इसकी अल्फा पार्टिकल की, जहां से ये भेजा गया है वहां पर इसकी जो काइनेटिक एनर्जी है वो K है। अभी हम लोग इसको लिख के सॉल्व करके आपको दिखाते हैं जो पैरामीटर्स है उसी टर्म्स में। खैर आप पूरी सिचुएशन को समझ गए हैं मेरे ख्याल से, ये समझ में आना जरूरी था, कर तो हम लोग लेंगे ही। ठीक है, अब इसकी करने की शुरुआत करते हैं। अल्फा पार्टिकल के ऊपर जो चार्ज होता है, यहां Q1 लिख रहे हैं, अल्फा पार्टिकल के ऊपर वो चार्ज होता है +2e, इलेक्ट्रॉन के बराबर का चार्ज, लेकिन पॉजिटिव में। और ये जो आइटम है इधर, इस पे Q2 अगर चार्ज है तो Q2 का मतलब हो जाएगा +Ze, क्योंकि न्यूक्लियस है, प्लस चार्ज होगा। काइनेटिक एनर्जी Ke दे रखी है,
अगर मैं k लिखूं अल्फा पार्टिकल की, देखो k दे रखी है, और लिखना चाहूं तो हाफ mv² भी इसको लिखा जा सकता है, लेकिन k दे रखी तो k ही पकड़ के चलेंगे। अब इसको थोड़ा ऊपर कर लेता हूं। अब ये यहां से काइनेटिक एनर्जी से ये चला, और जब इस पॉइंट पर ये पहुंचा है तो एक क्षण के लिए ये यहां पे रुक सा गया है, मोमेंटरी स्टॉप। तो जब एक क्षण के लिए रुका तो ये टोटल काइनेटिक एनर्जी इस पोजीशन पर एक क्षण के लिए टोटल पोटेंशियल एनर्जी में तब्दील हो गई, क्योंकि यहां रुका है तो काइनेटिक तो है नहीं। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी ऑफ अल्फा पार्टिकल डिस्टेंस d पर, तो मैं लिख रहा हूं इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी ऑफ अल्फा पार्टिकल एंड न्यूक्लियस, दोनों की साथ ही होती है, सिस्टम की होती है, न्यूक्लियस एट डिस्टेंस d डिस्टेंस पर कितनी पोटेंशियल एनर्जी है, इसको हम लोग दिखाते हैं u से। u की वैल्यू लिख देंगे k कूलम्ब्स कांस्टेंट 1/4πε0 q1 q2 अपॉन d। तो इसको k लिख दिया है, q1 की वैल्यू थी 2e, q2 की थी ze, और नीचे हो गया d। अब कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी से बाई कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, हम ये जानते हैं जितनी काइनेटिक एनर्जी थी वही तो यहां पे पोटेंशियल एनर्जी रही होगी, कन्वर्ट हो गई। तो हम यहां पर क्या लिख देंगे, k अल्फा इज इक्वल टू टोटल पोटेंशियल एनर्जी, यानी यहां पर लिखना चाहिए k अल्फा, जो कि k से यहां इन्होंने बोल रखा था हम लोगों को, बराबर, अब ये k है ना, तो इस k को 1/4πε0 लिख देते हैं, वरना कंफ्यूजन हो जाएगा, ऐसे कर देते हैं, वरना ये k जो है इस k जैसा लगने लगेगा तो दिक्कत आ जाएगी हमको, ऐसे लिख देते हैं। अब इसको खसका देते हैं ऊपर, और यहां पोटेंशियल एनर्जी क्या रही, 1/4πε0 2e ze अपॉन d। बहुत ही आराम से बस d निकाल लो, काम खत्म हो गया। तो अब अगर मैं यहां d निकालने जाऊं तो मैं d को क्या लिख सकता हूं, d इज इक्वल टू 1/4πε0, ऊपर रहा 2e ze अपॉन k। ये फॉर्मूला है, मैंने कैंसिल आउट नहीं किया है, इस 2 से 2 काट पीट के आप इसको देख सकते। अच्छा, ये e² लिखा जा सकता है, तो मैं यहां अगले में यहां पे लिख देता हूं d इज इक्वल टू 1/4πε0, यानी k की वैल्यू हो गई, और 2ze² लिख देना चाहिए। कोई वैल्यू छूट तो नहीं रही है यहां पर, मेरे ख्याल से कोई भी दिक्कत नहीं है। 2ze² अपॉन k जो काइनेटिक एनर्जी थी, ये फॉर्मूला हमारा आ गया, इनके हिसाब से k यहां पर काइनेटिक एनर्जी ऑफ अल्फा पार्टिकल मेंशन कर दें, कहीं ऐसा ना लगे कि ये कूलम्ब्स कांस्टेंट वाली कहानी है। इस तरीके से आपका आंसर आपके सामने आ गया। ये डेरिवेशन ही है बेसिकली, और आप इसको आसानी से कर सकते हैं, बिल्कुल प्यार से मैंने बताया है, कहीं कोई कष्ट नजर नहीं आता। इसको आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। जिस टर्म में सवाल, जिस तरीके से सवाल पूछा गया है, उस तरीके से मैंने इसका आंसर आपके सामने पेश कर दिया है। तो इसको नोट कर लीजिए साहब, और अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। स्क्रीनशॉट ले लें, स्क्रीनशॉट आप तेजी से ले लेते हैं, और यहां तक थोड़ा और ऊपर कर लेना चाहिए, पूरा ही आ जाएगा। तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, और ये क्वेश्चन यहां खत्म हो जाता है। चलेंगे साहब अगले क्वेश्चन की तरफ। आइए, क्वेश्चन नंबर मेरे ख्याल से 12 पे पहुंच गए हैं, तो क्वेश्चन ऊपर शिफ्ट करना पड़ेगा, लगता है इसमें तो आ ना पाएगा बताते वक्त, तो समझ लेंगे पहले यहीं पर।
तो दिखा द फिगर शोज एनर्जी लेवल डायग्राम ऑफ द हाइड्रोजन एटम। ये एनर्जी लेवल डायग्राम है, यहीं पर सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। फाइंड आउट द ट्रांजिशन विच रिजल्ट्स इन द एमिशन ऑफ ए फोटोन ऑफ वेवलेंथ 496 नैनोमीटर। बाकी सेकंड पार्ट है वो अभी हम लोग करेंगे, पहले फर्स्ट पार्ट की तरफ फोकस करते हैं। ये बता रहा है कि वेवलेंथ निकालनी जिसकी 496 नैनोमीटर की वेवलेंथ हो, तो वो हम कैसे निकालेंगे? वो पहले हम लैम्डा इस वेवलेंथ के लिए एनर्जी निकाल लेते हैं। तो उसके लिए खैर वो तो यहाँ पे दिख जाएगी। ये 496 के लिए पहले पार्ट के लिए हम एनर्जी फाइंड कर रहे हैं। तो इसकी एनर्जी फाइंड करने का तरीका देखिए, मैंने आपको सिखाया था। E अगर लिख दीजिए hc अपॉन लैम्डा, तो इसको 12400 या 12375 अगर लिख दिया जाए, जो भी वैल्यू लिखो 12400 लिख देते हैं, और लैम्डा को एंगस्ट्रॉम में लिख दीजिए, तो ये वैल्यू इलेक्ट्रॉन वोल्ट में आ जाती है। तो मैं 12400 और लैम्डा को लिख देता हूं 4960, एंगस्ट्रॉम में आ जाएगा 4960। तो ये इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ये करीब करीब 2.5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट के आसपास आ जाएगा। कैलकुलेट कर लीजिएगा करीब करीब। तो इतना जो आपका ये जल्दी हो जाता है इससे, वरना आप एच की वैल्यू सब जूल वूल में रखो, काफी लंबा चला जाएगा। तो ये वैल्यू, ये जो वेवलेंथ है, ये इतनी एनर्जी आपको देगी 2.5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अब दूसरा खेल क्या है कि ये जो लेवल्स हैं, यहाँ रेड कलर लेना पड़ेगा, नहीं दिखेगा नहीं, इस पे एनर्जी लिख देनी चाहिए मुझे। आप जानते हैं कि n=1 पर एनर्जी होती है 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। n बराबर 1 पर, ये n बराबर 1 है। n बराबर 2 पर होती है -3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, माइनस में। दूसरी चले n बराबर 3 पर चले जाएं तो -1.51 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। n बराबर 2 था, ये 3 हो गया, दिख रहा है यहाँ 3 आपको। n बराबर 4 पे जाए तो -0.85 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ये कुछ एनर्जी लेवल्स बना दी। अब ये जो गैप है ना 2.5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट का, ये कहां से कहां तक के ट्रांजिशन में आएगा, ये सोचना हमारा काम है। अब क्या अगर मैं इस चौथे से तीसरे में आऊं तो 0.85 और 1.5 के बीच का डिफरेंस, ये 2.5 मिलेगा क्या? नहीं मिलेगा भाई। सिंपल माइनस प्लस छोड़ दो, केवल डिफरेंस देखो। 1.5 में से 0.85 घटाओगे तो 2.5 आएगा क्या? नहीं आएगा। 2.5 है ही नहीं, दम ही नहीं उसके अंदर। अप्रोक्सीमेटली किसके बीच आएगा? ये देखिए 4 और 2 के बीच में। 4 और 1 ले लोगे तो बहुत डिफरेंस है, करीब करीब 12.5 से भी बड़ा डिफरेंस है। जब आप 4 और 2 के बीच का डिफरेंस लोगे तो 3.4 में 0.85 घटाओगे तो करीब करीब 2.5 का डिफरेंस बनता दिख रहा है। हम लोग क्या ढूंढ रहे हैं? 2.5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट का डिफरेंस। वो डिफरेंस किन दो एनर्जी लेवल्स में मिलेगा? किन्हीं दोनों के बीच में। तो वो चौथे और दूसरे के बीच में दिख रहा है। आप ठंडे दिमाग से देख सकते हैं। तो यहां पर इसका जवाब क्या हो गया कि जो ट्रांजिशन है वो ट्रांजिशन किधर से होगा? वो होगा बी वाला ट्रांजिशन, ट्रांजिशन बी। n बराबर 4 टू n बराबर 2। तो एनर्जी चेंज जो है करीब करीब 2.5 के आसपास या 2 से ज्यादा चला जाएगा। ये ट्रांजिशन होगा। आंसर नंबर 1 ये है, पहले वाले का आंसर। समझ गए होंगे मेरे ख्याल से आप जो बात मैं बताने की कोशिश कर रहा हूं। ठीक, पहले वाले का आंसर ये अच्छा क्वेश्चन है। ऐसे क्वेश्चन में दिमाग लगता है। तो आप समझ गए होंगे ये बी वाले ट्रांजिशन में n बराबर 2 और n बराबर 4 के बीच का डिफरेंस 2.5 के आसपास का है। तो ट्रांजिशन बी ही पॉसिबल है और कोई पॉसिबल नहीं है। अब रही बात नंबर 2 सिचुएशन की। विच ट्रांजिशन करस्पॉन्ड टू द एमिशन ऑफ रेडिएशन ऑफ मैक्सिमम वेवलेंथ। जब भी हम मैक्सिमम वेवलेंथ की बात करते हैं, हमें पता है कि फॉर्मूला होता है एससी अपॉन लेमडा। इससे हमें पता है कि अगर कहीं लेमडा की बात की जाएगी, लेमडा मैक्स, तो
लैम्डा और एनर्जी में रेसिप्रोकल रिलेशन है, तो एनर्जी मिनिमम होनी चाहिए, उल्टा रिश्ता है। तो अगर मैक्सिमम लैम्डा चाहिए तो एनर्जी मिनिमम चाहिए। एनर्जी मिनिमम डिफरेंस कहाँ मिल रहा है? ए वाले में, 4 से 3 में। इसी में तो पॉइंट, ये देखिए 1.51 और 0.85 का डिफरेंस ही सबसे छोटा है। किसी और का डिफरेंस लेंगे तो इससे बड़ा हो जाएगा। डिफरेंस की बात कर रहा हूं, तो ये इस केस में एनर्जी मिनिमम डिफरेंस किसके बीच का है? इसके और इसके बीच का। 1.51 में 0.85 घटा देंगे तो सबसे कम का डेल्टा ई मिलेगा। बाकी किन्हीं दो के बीच का डिफरेंस लेंगे तो उससे ज्यादा मिलेगा। तो अगर लैम्डा मैक्स निकालना है तो ई मिनिमम चाहिए। इसके लिए कौन सा ट्रांजिशन चाहिए हमको? ट्रांजिशन नंबर ए, ट्रांजिशन ए, एनर्जी एमिशन मिनिमम, वेयर एनर्जी emission will be minimum corresponds to lambda maximum। ये मैंने पूरी बात आपको समझा दी। और ये आपको मैंने जैसा बोला है कि मेरा एक्सप्लेनेशन केवल बोर्ड को देख के नहीं है, पूरा असली प्रहारवार कॉन्सेप्ट के ऊपर है। और जब आप कॉन्सेप्ट पकड़ लेते हैं तो बोर्ड की धज्जियां तो उड़ाएंगे ही उड़ाएंगे। नीट और जेईई मेंस जहां कहीं भी इसका इस्तेमाल होगा वहां भी छक्के मारेंगे आप, क्योंकि कॉन्सेप्ट पकड़ लिया भाई। फिर कहीं पूछो उसमें दिक्कत क्या है? ठीक है, तो इसीलिए मैं पूरी चीज समझा रहा हूं, टच एंड गो ना। जो पढ़ेंगे अच्छे से समझेंगे, आसान भाषा में समझेंगे, तभी पढ़ेंगे। ठीक है, तो आप समझ गए होंगे। अच्छा क्वेश्चन है, दिमाग का इस्तेमाल होता है और एप्लीकेशन ऑफ पढ़ाई है, एप्लीकेशन ऑफ कॉन्सेप्ट है। आप समझ गए होंगे। अगला क्वेश्चन भी मजेदार है, इसको नोट कर लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। बाकी मैंने पूरा आपको समझाने का प्रयास किया है। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे, जो कि क्वेश्चन नंबर 13 होगा। ये यहां पर खत्म हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 13 पे चलेंगे। ये आ गए, कुछ और दबा दिया मैंने, तो क्वेश्चन नंबर 13 पर आ गए हैं हम लोग। यहां पर देखते हैं, लिखा हुआ है ए फोटोन एमिटेड, वेरी इंपॉर्टेंट एंड हॉट्स क्वेश्चन की कैटेगरी वाला क्वेश्चन। ए फोटोन एमिटेड ड्यूरिंग द डी एक्साइटेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम ए स्टेट एन। फोटोन जो है स्टेट एन में था, अब वो पहली एक्साइटेड स्टेट में आ गया है, एन से पहली एक्साइटेड स्टेट में। ठीक है भाई। इन ए हाइड्रोजन एटम irradiates a metallic cathode of a work function 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। एक मेटेलिक कैथोड है, उस पे 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट का जिसका वर्क फंक्शन है। इन ए फोटो सेल विथ ए स्टॉपिंग पोटेंशियल इसका इतना है। ऑब्टेन द वैल्यू ऑफ द क्वांटम नंबर ऑफ द स्टेट एन। ठीक है साहब, स्टेट एन निकालना है हमको। अब हमें देखिए, जो फोटो इलेक्ट्रिक एमिशन वाली जो आइंस्टाइन वाली इक्वेशन है वो हमको पता है। वो इक्वेशन क्या होती थी? जो फोटोन की एनर्जी पड़ती है, मैं इधर लिख देता हूं, जो फोटोन की एनर्जी पड़ती है एच न्यू डाल देते हैं। वो क्या क्या इस्तेमाल होती है? एक तो वर्क फंक्शन में, और दूसरी काइनेटिक एनर्जी ऑफ द फोटोन में। यही तो था ये आइंस्टाइन वाली इक्वेशन, फोटो डुअल नेचर में फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट वाली। ये कहानी होती थी। एच न्यू को अगर हम चेंज करना चाहें तो हम लिख सकते हैं एच सी अपॉन लेमडा, और इसको और तोड़ के लिखना चाहेंगे हम, एच सी अपॉन लेमडा को एच सी अलग लिख लेते हैं और 1 अपॉन लेमडा अलग लिख लेते हैं, जिससे आपको समझाने में मुझे आसानी हो अभी। और इसको भी फोड़ लें क्या? नहीं, बाद में फोड़ेंगे। ये देखिए, ये इक्वेशन आपकी बिल्कुल जानी पहचानी है, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट वाली, क्योंकि वही इस क्वेश्चन में जिक्र कर रहे हैं।
ठीक, अब देखते हैं क्या क्या हमें पता है कि जो ट्रांजिशन ऑफ फोटोन होता है या ट्रांजिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है एक्साइटेड स्टेट से दूसरे में, वहां पे लैम्डा में रिलेशन क्या होता है, दूसरा कलर यूज करना चाहिए आपको डिफरेंस पता लगे। वहां पर 1 अपॉन लैम्डा का रडबर्ग कांस्टेंट ले लीजिए 1 अपॉन n1 स्क्वायर माइनस 1 अपॉन n2 स्क्वायर, ये रिलेशन होता है, ये हम बिल्कुल जानते पहचाने, कोई टेंशन नहीं है। अब ये 1 अपॉन लैम्डा को इसमें ठूस दीजिए आप, तो ये इक्वेशन में बदलाव हो जाएगा। और रखने से पहले n1 की वैल्यू यहां दे रखी है, n1 दे रखा है 2 और n2 हमको नहीं पता, n2 दे रखा है n, कह रखा था ना कि ऑब्टेन द वैल्यू ऑफ द, ये पता था कि 2 नंबर पे आ रहा है, टू द फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट। फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट का मतलब n1 बराबर 2, फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट, फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट का मतलब n1 बराबर 2, कहां से आ रहा है ये नहीं पता, तो उसको n ले लिया। स्टॉपिंग पोटेंशियल का जिक्र है तो आप काइनेटिक, ये जो काइनेटिक एनर्जी या Kmax होती है, ये Ke या Kmax जो लिखते हैं उसकी वैल्यू होती है EV0 और उसकी वैल्यू हमको दे रखी है। स्टॉपिंग पोटेंशियल 0.55 वोल्ट, इलेक्ट्रॉन वोल्ट में चेंज करना होगा तो उसको लिखना होगा 0.55 वोल्ट को 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस 19 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ये भी हमारे पास है, ये K मतलब Ke वाला K है। ये फिगर्स, अब ये फिगर्स इसमें पलट दीजिए और खेल इसका खत्म। वर्क फंक्शन भी दिया था 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, यहां टाप देंगे खेल खत्म हो चुका है इसका। अब यहां पर मतलब चलते हैं खेलने की तरफ, तो यहां पर देखिए क्या है, HC की वैल्यू लेते हैं। H कितना है, H को ले लीजिए 6.62 इंटू 10 की पावर माइनस 34, C हो गया 3 इंटू 10 की पावर 8, 1 अपॉन लेमडा, यहां रेडबर्ग कांस्टेंट की वैल्यू लिखिए 1.097 इंटू 10 की पावर 7, 1 अपॉन 2 का स्क्वायर, 2 रखोगे यहां पर, तो मैं लिख दूं एक बार, बच्चा कंफ्यूज ना हो जाए। ऐसे इसकी जगह ये पूरी कहानी ऐसे लिखी, अब इक्वल टू का साइन लगाओ और उसके बाद वर्क फंक्शन लिखो। वर्क फंक्शन 2.2 था, जहां तक देखना पड़ेगा 2.2 था या कुछ और था। 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, तो वर्क फंक्शन की वैल्यू हो गई 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है तो 2 इंटू 1.6 जूल में चेंज कर रहे हैं, ये जूल में चेंज हो गया। 2 इंटू 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस 19। आगे बात करते हैं काइनेटिक एनर्जी, ये वैल्यू हो गई 1.6, ये हो गया जूल में चेंज, 19 इंटू 0.55। ये जो वैल्यू लिखी है इलेक्ट्रॉन वोल्ट ऊपर होएगी, ये गलत छप गई लग रहा है। स्टॉपिंग पोटेंशियल ऑफ 0.55 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ये ई भी लिख लीजिए यहां, वरना वैल्यू कन्वर्ट करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, है ना। ये इलेक्ट्रॉन वोल्ट कर लीजिए। अब वहां पर ये 1.6 इंटू 10 की पावर 9 माइनस 0.5, इसको समझ गए होंगे आप, जूल में लिखा हुआ है, इलेक्ट्रॉन वोल्ट नहीं लिखना होगा यहां। इसको हटा देते हैं, कंफ्यूज करोगे। यहां ये क्वेश्चन बिल्कुल बैलेंस बन चुकी है। अब इसमें कैलकुलेट करने का काम है, थोड़ा सा कैलकुलेशन बनता दिख रहा है। इसको सॉल्व करोगे तो वैल्यू आ जाएगी 2.20, इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे 1.097 से तो 21.6
786 इंटू 10 की पावर -19 1/4 माइनस 1/n स्क्वायर इज इक्वल टू 10 की पावर -19 कॉमन ले लीजिए और फिर सॉल्व करेंगे तो वैल्यू आ जाएगी 4.08 इंटू 10 की पावर -19। फर्दर सॉल्व करेंगे तो 1/4 माइनस 1/n स्क्वायर इज इक्वल टू 0.187। इसको फर्दर सॉल्व कर लीजिएगा तो n की अप्रोक्सीमेट वैल्यू आ जाएगी 4 और यही आपका आंसर हो जाएगा। तो ये एक बहुत ही बेहतर सवाल है और कॉम्पिटिटिव लेवल का सवाल है, कंपटीशन का, जेईई मेंस टाइप का सवाल कह लीजिए, लेकिन अच्छा है, आपके बोर्ड में आया हुआ सवाल है 2019 में, और इसको इस तरीके से करेंगे, हॉर्स टाइप कहा जा सकता है। देखिए, ऐसा मत समझिएगा जबरदस्ती सर ने डाल दिया आपको डराने के लिए, अपना कोई वैसा पर्पस नहीं है। जो सवाल जिस रूप में आए हैं उसी रूप में, इस तरह इसको नोट कर लीजिए बेटा और तैयारी कर लीजिए। तो ये क्वेश्चन नंबर 13 भी हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 14 की तरफ चलेंगे, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और मैंने पूरा एक्सप्लेन करने की कोशिश की है। कैलकुलेशन आप जब चाहें जैसे चाहें ठंडे दिमाग से कर सकते हैं। चलेंगे क्वेश्चन नंबर 14 की तरफ बेटा, आइए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 14 पर। ये रहा क्वेश्चन नंबर 14 और इसमें देखते हैं हमारे लिए क्या है। यूजिंग द रेडबर्ग फॉर्मूला फॉर द स्पेक्ट्रम ऑफ हाइड्रोजन एटम, कैलकुलेट द लार्जेस्ट एंड शॉर्टेस्ट वेवलेंथ of the emission lines of the Balmer series in the spectrum of the hydrogen atom. Use the value of Rydberg constant, this one. आसान सवाल है लेकिन इंपॉर्टेंट है, तो लिख देते हैं कैसे। फॉर शॉर्टेस्ट वेवलेंथ, शॉर्टेस्ट वेवलेंथ के लिए आप जानते हैं n1 की वैल्यू तो बामर के लिए 2 रहेगी, और जहां से इसको आना है, जहां से इसको आना है वो कहां से आएगा, इंफिनिटी से। इंफिनिटी से अगर मैं फॉर्मूला ये लिखूं 1 शॉर्टर वेवलेंथ के लिए तो r 1/2 स्क्वायर माइनस 1/इंफिनिटी। अगर इसको n1 मान रहा हूं तो n1 की वैल्यू 2 और इसको n2 मान रहा हूं तो n2 की वैल्यू इंफिनिटी। जो भी भाषा आप यूज करते हो, बात समझ पा रहे हैं ना। इंफिनिटी से 2 में इनिशियल बोले अगर इंफिनिटी को तो इनिशियल होगी इंफिनिटी, फाइनल होगा 2। जो भी भाषा यूज कर रहे हो, इंफिनिटी से 2 में आना होगा इसको। खैर, इस सिचुएशन में ये वैल्यू आप रखेंगे। अब यहां कैलकुलेशन आप रेडबर्ग कांस्टेंट का डाल दीजिए, 1.1 इंटू 10 की पावर 7, ये 4 आ जाएगी वैल्यू, और लेमडा कैलकुलेट करेंगे यहां तो 4/1.1 इंटू 10 की पावर 7, और इसका कैलकुलेशन आएगा तो आएगा 3.636 इंटू 10 की पावर -7 मीटर। एमस्ट्रॉम में यूज करेंगे तो आ जाएगा 36 एमस्ट्रॉम। ये आंसर रहा आपका कौन सा, शॉर्टेस्ट वेवलेंथ का। शॉर्टेस्ट वेवलेंथ। अब बाजू में ही लॉन्गेस्ट की कहानी कर देते हैं। लॉन्गेस्ट वेवलेंथ, तो लॉन्गेस्ट वेवलेंथ में r रखिए 1/2 स्क्वायर और ये बाजू वाला 3 स्क्वायर हो जाएगा। n की वैल्यू जो यहां पर n2 इंफिनिटी था, यहां n2 हमारा क्या होगा, n2 बराबर 3 हो जाएगा लॉन्गेस्ट वेवलेंथ के लिए। तो 1/λ इज इक्वल टू 1.1 इंटू 10 की पावर 7, और इसको सॉल्व करेंगे आप 1/4 माइनस 1/9, तो 1.1 इंटू 10 की पावर 7, एलसीएम हो जाएगा 36, 9 माइनस 5 यानी 5/36। फर्दर सॉल्व कर लीजिए, लेमडा बराबर 36/5
और 1.1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 5.5 मिल जाएगा, और ये 10⁻⁻7 ऊपर ले जाओ। तो अब लेमडा कितना मिलेगा यहाँ पर, इसको सॉल्व करेंगे तो 6 पॉइंट, या सीधे मैं स्ट्रॉम में लिख दूं तो 6545 एंगस्ट्रॉम, ये आपको आंसर यहाँ मिल जाएगा। तो ये कौन सी वेवलेंथ हो गई, लॉन्गेस्ट, ये शॉर्टेस्ट थी, दिस इज ए लॉन्गेस्ट वन, लॉन्गेस्ट वेवलेंथ। तो ऐसे भी एग्जामिनेशन में जब चीजें पूछी जाएं तो आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। नोट कर लीजिए, क्वेश्चन नंबर 15 करेंगे, बहुत आसानी से सवाल हो जाता है। थोड़ा सा मैं ऊपर कर दूं क्योंकि ऊपर थोड़ी जगह है, आप आसानी से इसको हैंडल कर पाएंगे। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जामिनेशन में आपको ऐसे क्वेश्चन जरूर मिलेंगे और आपको करने भी चाहिए। अभी मैं हट जाऊंगा, स्क्रीनशॉट आप ले पाएंगे, लेकिन ऐसे क्वेश्चंस एग्जामिनेशन में भरपूर मात्रा में आपके सामने आएंगे। तो ये आप नोट कर लीजिए, क्वेश्चन नंबर 14। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 15 की तरफ। आइए, ये रहा क्वेश्चन नंबर 15, थोड़ा सा ऊपर कर ही लेते हैं इस बार पहले ही, और देखते हैं इस क्वेश्चन में क्या है। कैलकुलेट द शॉर्टेस्ट वेवलेंथ, ध्यान दीजिएगा यहां शॉर्टेस्ट वेवलेंथ की बात कर रहे हैं बामर सीरीज की। तो बामर सीरीज में शॉर्टेस्ट का मतलब इंफिनिटी से 2 में आना है। N2 अगर ले रहे हैं तो N2 इज इंफिनिटी, ये पहले वो इंफिनिटी में है और 2 में आ रहा है। ऑफ हाइड्रोजन एटम इन विच रीजन इंफ्रारेड, विजिबल, अल्ट्रावायलेट हैव हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम डज दिस वेवलेंथ लाई। ठीक है, तो बामर सीरीज के लिए 1 लेमडा रेडबर्ग कांस्टेंट 1/2 स्क्वायर माइनस 1/n, इनिशियल लिख दूं तो इनिशियल स्क्वायर, फॉर बामर सीरीज जहां ni की जो वैल्यू है वो 3, 4, 5 एंड सो ऑन हो सकती है। फॉर शॉर्टेस्ट वेवलेंथ हमारी ni कितनी होनी चाहिए, इंफिनिटी, और nf यानी nf ये बामर के लिए होना चाहिए 2 ऑर्बिट में। शॉर्टेस्ट वेवलेंथ के लिए हम जानते हैं, आप भी जानते हैं, वैल्यू पुट कर दीजिए 1 लेमडा, रेडबर्ग कांस्टेंट की वैल्यू अभी रख देंगे, चलिए 1/2 स्क्वायर माइनस 1/इंफिनिटी 1.097 या 1.1 भी ले सकते हैं, इंटू 10⁻7/4। तो लेमडा मिनिमम इसी को कैलकुलेट कर लें तो लेमडा मिनिमम विल बी 3.646 इंटू 10⁻⁻7 मीटर, या 3646 एंगस्ट्रॉम। ये आपका आंसर हो गया। और किस रीजन में है तो आप जानते हैं करीब करीब 4000 से 7000, यानी विजिबल रीजन में है। ये विजिबल रीजन में फॉल करेगी। तो इस तरीके से क्वेश्चन भी सॉल्व हो जाता है, तो इसको नोट डाउन कर लीजिए। क्वेश्चन नंबर 16 की तरफ हम लोग चलेंगे, स्क्रीनशॉट ले लें इसका। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 16 की तरफ। आइए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 16 पर। ये रहा क्वेश्चन नंबर 16 और इसको सॉल्व करने की कोशिश करेंगे हम लोग। दी इलेक्ट्रॉन, थोड़ा सा ऊपर कर लेते हैं इसको। द इलेक्ट्रॉन इन ए गिवन बोर ऑर्बिट हैज ए टोटल एनर्जी ऑफ -1.5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, कैलकुलेट इट्स काइनेटिक एनर्जी। अब देखिए, ये तो शायद इस शुरुआत में ही मैंने कुछ रिलेशन बताए थे कि जो काइनेटिक एनर्जी से रिलेशन होता है वो काइनेटिक एनर्जी बराबर क्या हो जाएगा, माइनस ऑफ टोटल एनर्जी। तो अगर यहां पर टोटल एनर्जी दी है -1.5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, तो हमारा काइनेटिक एनर्जी आ जाएगा 1.5 वोल्ट। आपको कैलकुलेट करने की कोई आवश्यकता नहीं है, सटाक से आंसर आपकी जेब में है। दूसरा कह रहा है पोटेंशियल एनर्जी, तो पोटेंशियल एनर्जी का भी रिलेशन आपको मालूम है
जितनी टोटल एनर्जी होती है उसकी डबल होती है काइनेटिक, टोटल एनर्जी की डबल होती है पोटेंशियल एनर्जी। तो 2 इंटू -1.5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट यानी -3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट हो गई आपकी पोटेंशियल एनर्जी। ये पहले दो का आंसर तो देखिए झट से आ गया। ये रिलेशन आपको मालूम होने चाहिए, वरना कैलकुलेशन में अटक जाएंगे और कोई मतलब नहीं रह जाएगा। चलिए इसी हरे से ही कर लेते हैं। नंबर 3 की सिचुएशन लिखा है वेवलेंथ ऑफ रेडिएशन एमिटेड, वेवलेंथ निकालनी है। व्हेन दिस इलेक्ट्रॉन मेक्स ए ट्रांजिशन टू दी ग्राउंड स्टेट, ग्राउंड स्टेट में ट्रांजिशन करेगा और पहले कितनी एनर्जी थी -1.5, तो डेल्टा ई कितना हुआ -1.5 से ट्रांजिशन ग्राउंड स्टेट का है, तो ग्राउंड स्टेट में एनर्जी होती है 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ये ग्राउंड स्टेट है और ये प्रेजेंट सिचुएशन है अभी जहां पर है। इसको आप जोड़े घटाएंगे तो वैल्यू आ जाएगी 12.1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। इतना डेल्टा ई है, इससे वेवलेंथ कितनी निकलेगी ये पूछा है। तो हमने ये एक शॉर्टकट वाला फॉर्मूला देखा हुआ है ना कि डेल्टा ई इज इक्वल टू एच सी अपॉन लेमडा। अगर मैं इसको 12,375 या 12,400 ही लिख दो, आप कैलकुलेट करते रहना, 12,400 अपॉन लेंडा एमस्ट्रॉम में लिख दूं तो ये इलेक्ट्रॉन वोल्ट में एनर्जी हो जाती है। इसी का इस्तेमाल करते हैं, झट से आंसर मिल जाएगा। तो यहां पर अगर मुझे लेमडा निकालना है तो 12,400 एनर्जी इन इलेक्ट्रॉन वोल्ट लिखूंगा तो लेमडा एमस्ट्रॉम में निकल आएगा। तो 12,400 अपॉन एनर्जी है 12.1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, इलेक्ट्रॉन वोल्ट में ही लिखी है। इसको तोड़े फोड़ेंगे तो ये करीब करीब 1025 के आसपास एमस्ट्रॉम के आसपास आ जाएगा। सॉल्व कर लीजिएगा, ये आंसर आपका मिल जाएगा। इससे ये फायदा है कैलकुलेशन बड़ा बच जाता है, आपके सामने है और इस तरीके से इसको आप कर सकते हैं। देखिए 16 नंबर भी कितने प्यार से हो गया, कोई टेंशन नहीं है, एकदम सुपरलेटिव डिग्री का मक्खन। फिजिक्स आसान है, अरविंद सर फिजिक्स आसान भाषा में पढ़ा रहे हैं आसान तरीके से अरविंद सर से पढ़िए फिजिक्स, बिल्कुल सही, पूरा दम लगा के पढ़ाएंगे, मक्खन, अमूल मक्खन मजाक तो अपनी जगह है, लेकिन आपको आसान लगना भी तो चाहिए। खैर एक कदम और आगे चलेंगे बेटा, और ये देखिए इन्होंने कहानी रामायण दी है कि देते रहें निकाल के छुट्टी। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, स्क्रीनशॉट आपने ले लिया होगा। क्वेश्चन नंबर 17 पे आ चुके हैं अब हम लोग। हरा कलर ही यूज करने के चक्कर में हैं हम, चलो नीला करते हैं इस बार, और ज्यादा कलर्स यहाँ फेवरेट बना नहीं पाते हैं, वो टीवी मजेदार नहीं है यहाँ पर जैसे सेव कर लो ना, सेव का ऑप्शन नहीं है, यहाँ से ले सकते हैं लेकिन सेव करने का ऑप्शन नहीं है, हर बार लो फिर भूल जाओ। ऐसे कुछ होना चाहिए कंप्यूटर में होता कि सेव कर लो, इसमें है ही नहीं, पता नहीं क्या बनाए हुए हैं व्हेन इज एच अल्फा लाइन इन द एमिशन, क्या पढ़ दिया, सही पढ़ दिया, एच अल्फा लाइन इन द एमिशन स्पेक्ट्रम ऑफ हाइड्रोजन एटम ऑब्टेन्ड। ये मैंने बताया था एच अल्फा की कहानी क्या होती है, उम्मीद है आपको पकड़ में आई होगी बामर सीरीज में। तो बामर सीरीज में एच अल्फा कब मिलता है, जब हमारा कहां से कहां तक ट्रांजिशन हो, 3 से 2। तो जब एच अल्फा की कहानी मिलेगी 3 से 2 में,
तो एच अल्फा में 3 से 2 में लॉन्गेस्ट वेवलेंथ, तो ये होती है लॉन्गेस्ट वेवलेंथ, यानी ट्रांजिशन क्या होगा, इनिशियल लिख दूं अगर 3 तो फाइनल होगा 2 बामर के अंदर। तो 1 अपॉन लेमडा इज इक्वल टू रेडबर्ग कांस्टेंट 1 अपॉन 2 स्क्वायर माइनस 1 अपॉन 3 स्क्वायर। फॉर्मूला आपको पता ही है। अब लेमडा यहां से कैलकुलेट करने का है तो कर लेते हैं। यहीं से देखिए आर लिखे 1 अपॉन 4 माइनस 1 अपॉन 9 आर लिख लो, और ये हो गया 5 अपॉन 36। तो लेमडा की वैल्यू क्या आ गई यहां पर, खैर 1 अपॉन लेमडा पड़े रहने देते हैं, हमें चाहिए था साहब एक्चुअली फ्रीक्वेंसी। तो फ्रीक्वेंसी की बात करें तो हम जानते हैं कि फ्रीक्वेंसी न्यू इज इक्वल टू सी अपॉन लेमडा होता है। तो सी रहने दिया और 1 अपॉन लेमडा, ये 1 अपॉन लेमडा है ना, 1 अपॉन लेमडा, तो सी और 1 अपॉन लेमडा की वैल्यू r इंटू 5/36 डाल दिया। अब वैल्यू कैलकुलेट करेंगे, c की वैल्यू है 3 इंटू 10 की पावर 8 और रेडबर्ग कांस्टेंट 1.097 इंटू 10 की पावर 7 और ये 5/36, ये वैल्यू यहां पे डाल दी। अब इसको कैलकुलेट कर लिया जाए तो 4.57 इंटू 10 की पावर 14 हर्ट्स, ये आप देखिए तो इसका ये आंसर बनता हुआ दिख रहा है। कैलकुलेट कर लीजिए सिंपली, ये सी की वैल्यू डाली है 3 इंटू 10 की पावर 8, आर की वैल्यू ये पड़ी हुई है और 5/36 की वैल्यू ये है। तीनों को कैलकुलेशन में डालेंगे 4.57 इंटू 10 की पावर 14 हर्ट्स, और यही आंसर आपको निकालना था कि फ्रीक्वेंसी न्यू कितनी है। तो इस तरह के क्वेश्चंस जब आए, देखिए 2016 में ही आया हुआ है, इसमें बिल्कुल आपको घबराने की आवश्यकता नहीं है। 2016 का क्वेश्चन है और इस तरह आप इसको निकाल सकते हैं। गुड क्वेश्चंस, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, एकदम बोर्ड एग्जामिनेशन के लिए परफेक्ट क्वेश्चन है, मतलब सुपर परफेक्ट बोलना चाहिए, ना कठिन ना सरल, बिल्कुल बढ़िया सवाल। स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम लोग, क्वेश्चन नंबर 18 पर। तो हम लोग पहुंच गए हैं एक कदम और आगे, क्वेश्चन नंबर 18 पर, और 18 में आते हैं और करते हैं क्वेश्चन नंबर 18। व्हाट इज द मिनिमम एनर्जी दैट मस्ट बी गिवन टू ए H एटम इन द ग्राउंड स्टेट so that it can emit a H gamma line। H gamma line का भी मैंने आपको बता रखा था कि H gamma line कहां से कहां होती है, जब इनिशियल 5 में हो और आए किधर, बामर की बात है तो 2 में आए। तो H गामा लाइन की कहानी है, H इनिशियल 5 से 2। अगर ये किसी बच्चे को नहीं पता है तो सवाल तो पहले ही डूब गया, क्योंकि भाई पता ही नहीं है गामा लाइन क्या होती है, तो सवाल में आ गया तो क्या करें, इसमें तो कुछ किया नहीं जा सकता है, तो ये पता होना चाहिए। बामर सीरीज, अच्छा 2 पार्ट में सवाल है। इफ द एंगुलर मोमेंटम ऑफ द सिस्टम इज कंजर्व्ड, व्हाट वुड बी द एंगुलर मोमेंटम ऑफ द सच H गामा फोटोन। वो एक सेकंड पार्ट है, पहला पार्ट तो ये लिखते हैं मिनिमम एनर्जी कितनी है इसके लिए। तो एनर्जी रिक्वायर्ड, कितनी है, E बराबर, इसकी बात करें तो E5 से E-1 की चर्चा कर लें। तो जैसा फॉर्मूला हमारे पास था, होता है ना एनर्जी वाला, आपको याद होगा, -13.6 अपॉन n स्क्वायर इलेक्ट्रॉन वोल्ट में। तो इसी फॉर्मूले का जिक्र कर लेते हैं। तो 5वें की बात करेंगे तो -13.6 अपॉन 5 का स्क्वायर -13.6 अपॉन 1 का स्क्वायर। इसको सॉल्व करोगे तो वैल्यू आ जाएगी 13.06 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। यही एनर्जी पूछी थी, मिनिमम एनर्जी। ये पहले वाले का आंसर आ चुका है बेटा, ये पहले वाले का आंसर आ चुका है कि इतनी मिनिमम एनर्जी आप देंगे तो गामा लाइन का काम सेट है ना। अब रही बात नंबर 2 पार्ट की, ये जो एंगुलर मोमेंटम का जिक्र कर रहे हैं। अब कह रहा है इफ एंगुलर मोमेंटम कंजर्व्ड है,
if angular momentum of system is conserved, तब change in angular momentum, change in angular momentum of electron is equal to change in angular momentum of फोटोन। जब कंजर्व है तो ये सिचुएशन यहां पर बनती हुई हमको दिख रही है। अब यहां पर इसी का फायदा ले लेते हैं। फायदा क्या हो जाएगा? चेंज इन एंगुलर मोमेंटम ऑफ फोटोन, तो हमें मालूम है कि पांचवी स्टेट में h/2 का इंटीग्रल मल्टीपल, पांचवी ऑर्बिट में 5h/2 हमें पता था कि एंगुलर मोमेंटम जो होता है h/2 का इंटीग्रल मल्टीपल होता है। तो पांचवे वाले में 5h/2 माइनस पहले वाले में तो ये पांचवे वाले में 5h/2 और NF फाइनल 2 पर आ रहा है, तो इसका 2 हो गया h/2। ये पांचवें से फाइनल 2 में आ रहा है, तो इसका डिफरेंस कितना बता बेटा? 3h/2। ये इसी का एंगुलर मोमेंटम बन गया। अब इसी को हमें कैलकुलेट कर लेना चाहिए, आंसर हमारे घर पे आ जाएगा। यानी 3 रखा, h की वैल्यू रखी 6.6 इंटू 10⁻34/2 करीब करीब काट पीट लीजिए और ये वैल्यू आ जाएगी 3.17 इंटू 10⁻34 जूल सेकेंड। ये रहा आपका आंसर। इस तरह से सवाल बनाया जा सकता है। मैं शुरू से आपको दिखा देता हूं, इसका स्क्रीनशॉट भी आप ठंडे दिमाग से ले सकते हैं। थोड़ा सा दिमाग लगाएंगे, सारी बात आपके हाथ में बन जाएगी। वेरी इजी, एकदम लॉजिकल, कोई समस्या नहीं। तो ये पहला क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट लेने के लिए कि आप ले पावें, और उसके आगे यहां से आप इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए, जिससे कि आप इसको जैसा भी इस्तेमाल करना चाहें कर सकते हैं। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे, देखते हैं अगले क्वेश्चन में हमारे लिए क्या है। तो क्वेश्चन नंबर 19 पे आ जाते हैं, और क्वेश्चन नंबर 19 में देखते हैं क्या है। कैलकुलेट द डी ब्रॉय वेवलेंथ ऑफ द इलेक्ट्रॉन ऑर्बिटिंग इन द n=2 स्टेट ऑफ हाइड्रोजन एटम। कुल मिला के ये डी ब्रॉय वेवलेंथ का जिक्र कर रहा है, तो ये डायरेक्ट फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन हो जाता है। हमें मालूम है कि अगर कोई सेकंड ऑर्बिट में चक्कर लगा रहा है तो उसकी जो काइनेटिक एनर्जी है माइनस ऑफ टोटल एनर्जी होती है। ई लिखने का मतलब टोटल एनर्जी है, और टोटल एनर्जी का सिस्टम हम समझते हैं क्या होता है? माइनस ऑफ 13.6/n² इलेक्ट्रॉन वोल्ट में। माइनस माइनस प्लस हो गया, तो हम लिख देंगे 13.6/सेकंड में था तो 2 का स्क्वायर इलेक्ट्रॉन वोल्ट। वैल्यू कैलकुलेट करेंगे तो अगर मैं जूल में लिखना, ये आ जाएगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट में 13.6/4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अगर मैं जूल में करना चाहूं तो लिख दूंगा 4 से डिवाइड करें तो आ जाएगा 3.4 इंटू 1.6 इंटू 10⁻⁻19 जूल। ये जूल में लिख दी वैल्यू। ये काइनेटिक एनर्जी हो गई ई के। व्हाट इज दिस? दिस इज काइनेटिक एनर्जी। अब डी ब्रॉय वेवलेंथ जो होती है, डी ब्रॉय वेवलेंथ फॉर्मूला तो आपको याद हो ही चुका होगा।
लैम्डा इज इक्वल टू h अपॉन अंडर रूट 2m(E)k, मतलब काइनेटिक एनर्जी, और इसी की वैल्यू यहां रख देनी चाहिए, वहां जगह कम है तो यहां रख देते हैं। h की वैल्यू कितनी हो गई? 6.63 इंटू 10 की पावर -34 अपॉन अंडर रूट 2 मास ऑफ इलेक्ट्रॉन 9.1 इंटू 10 की पावर -31, और काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन ये लिखा हुआ है 3.4 इंटू 1.6 इंटू 10 की पावर -19 जूल। इसको कैलकुलेट कर लीजिए, सॉल्व करेंगे, जब सॉल्व करेंगे तो वैल्यू आ जाएगी 0.67 नैनोमीटर। इसको आप ठंडे दिमाग से सॉल्व कर लीजिएगा, फिजिक्स पूरी इस तरह लग जाती है, कैलकुलेशन जैसा चाहें वैसा कर सकते हैं। ये क्वेश्चन नंबर 19 है। देखिए सारे सवाल आपके सीबीएसई बोर्ड्स में आए हुए हैं, तो ऐसे ही सवाल आएंगे। आप विश्वास कीजिए, जो मैं करवा रहा हूं एकदम आपकी मोदी मिसाइल है, काम बन के रहेगा। ऐसा ही बोर्ड में आता रहा है, सब वहीं से पिकअप किए हैं, अच्छे सवाल तक पिकअप किए हैं। जैसे आपकी प्रिपरेशन विराट कोहली, महेंद्र सिंह धोनी, सचिन तेंदुलकर जैसी प्रिपरेशन रहे, मोदी मिसाइल मजबूत, मतलब मजबूत, काम बन के रहे, समझ रहे हैं? तो आप इसको तगड़ी तरीके से तैयारी कर लीजिए। चलते हैं अगले सवाल पर। तो ये रहा अगला सवाल आपके सामने, आज का आखिरी क्वेश्चन। तो इस क्वेश्चन को भी हम लोग डील करेंगे और अच्छे से इसको सीखेंगे। बहुत तगड़ी प्रिपरेशन आपकी हो जाएगी इन सवालों को अगर अच्छे से आप लगाते हैं तो। और आपको याद भी दिला दूं, डिस्क्रिप्शन में वन शॉट वीडियो आपके लिए हैं, डेरिवेशन के वीडियो का लिंक भी है, तो आपको किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं है। जो वन शॉट वीडियो हैं सुपरलेटिव डिग्री के हैं, पूरा चैप्टर कवर है। इतने कम टाइम में पूरा चैप्टर आप देखेंगे, कोई नहीं कवर किया, मैंने एक टॉपिक नहीं छोड़ा है उसमें। बड़ी मेहनत से बहुत प्रेजेंटेशन टाइट करके बना के टाइट तरीके से पढ़ाया है और सब समझ में आया है आपको। चलिए, समझदार हैं आप। ए हाइड्रोजन एटम इनिशियली इन द ग्राउंड स्टेट, वो तो बोला ही नहीं भाई एक बार। अरविंद सर की मेहनत अगर आपको पसंद आ रही है तो लाइक करने में आपका कुछ नहीं जाता, अरविंद सर को मोटिवेशन आता। जी हाँ, अपने दोस्तों से भी शेयर कीजिए, क्योंकि आपका प्यार ही मेरा मोटिवेशन है। जैसे शरीर में खून गर्म हो जाता है ना, दौड़ता है, तो प्यार ही है आपका जो मुझे जमाए रखेगा मैदान में। चलिए आगे चलते हैं। ए हाइड्रोजन एटम इनिशियली इन द ग्राउंड स्टेट, शुरू में ये ग्राउंड स्टेट में है, एब्जॉर्ब्स ए फोटोन विच एक्साइट्स n इज इक्वल टू 4। एक ग्राउंड स्टेट में था, फोटोन को एब्जॉर्ब किया, एक्साइट स्टेट में चला गया n इज इक्वल टू 4 लेवल पर। एस्टिमेट द फ्रीक्वेंसी ऑफ द फोटोन, जिसको इसने एब्जॉर्ब किया फोटोन को, उसकी फ्रीक्वेंसी क्या थी हमको बतानी है। अच्छा क्वेश्चन हो जाता है, वेरी इंपॉर्टेंट। हॉट्स भी कह दो तो बुरा नहीं है, और कंपटीशन जीट नहीं, जेई मेंस और नीट में आने लायक सवाल हो जाता है। बढ़िया मजबूत सवाल है, नहीं कुछ ज्यादा, लेकिन ऐसे ही एग्जाम में मिलेंगे, कोई टेंशन की बात नहीं है। हम ये जानते हैं कि फॉर्मूला हमारे पास टोटल एनर्जी का होता है -13.6 अपॉन n स्क्वायर इलेक्ट्रॉन वोल्ट में, ये हमको पता है। n बराबर 1 के लिए ग्राउंड स्टेट में था, हमें पहले से पता है, कैलकुलेट करने की आवश्यकता नहीं, -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट की एनर्जी होती है। इसी तरीके से n बराबर 4 में, यानी E4 लेवल पर हमारी एनर्जी होती है, आपने याद कर रखा हो तो बढ़िया, वरना -13.6 अपॉन नीचे 4 स्क्वायर कर दीजिए, इतना इलेक्ट्रॉन वोल्ट की एनर्जी हो जाएगी। कैलकुलेट कर लीजिए, याद हो तो छाप दीजिए। एनर्जी डिफरेंस कितना रहा? एनर्जी डिफरेंस यानी डेल्टा E, E4 माइनस E1, तो E4 में -13.6 अपॉन 16, 4 का स्क्वायर, -13.6 का हो गया डिफरेंस इलेक्ट्रॉन वोल्ट।
इतना डेल्टा ई हो गया। ये डेल्टा ई मिला कहाँ से है? ये डेल्टा ई जो फोटोन ने एनर्जी दी है वहाँ से मिला है। तो फोटोन की एनर्जी की कहानी क्या है? यही कहानी है, कलर बदलो, फोटोन एनर्जी मतलब यही डेल्टा ई दी थी और ये एच न्यू के बराबर होती है। और हमको निकालना क्या है? न्यू। तो अगर मुझे न्यू निकालना है तो एच अपॉन डेल्टा ई करेंगे तो काम बन जाएगा। यही तो करना है खेल। तो न्यू निकालने के लिए एच लिख लो पहले, एच चलो बाद में लिख लेंगे, 1 अपॉन डेल्टा ई लिख लेते हैं। तो 1 अपॉन डेल्टा ई लिखना पड़े अगर, सही है ना? उल्टा लिख गया क्या? डेल्टा ई अपॉन एच, ये डेल्टा ई अपॉन एच उल्टा लिख गए थे। तो ये डेल्टा ई पहले लिख लो, तो ये रहा -13.6 अपॉन 16 और ये माइनस माइनस प्लस 13.6 और ये साहब थे इलेक्ट्रॉन वोल्ट में, तो इसको चेंज कर लो जूल में, ये आ गए जूल में। और h से डिवाइड करना है तो 6.63 इंटू 10 की पावर -34। अब सीधे मिलने वाला है आपको आंसर। इसको आप आराम से ठंडे दिमाग से कैलकुलेट कर लीजिए। फ्रीक्वेंसी आ जाएगी कितनी? 3.1 इंटू 10 की पावर 15 हर्ट्ज और ये आंसर आ गया आपका। कोई भी टेंशन नहीं है, एकदम प्यार से आप इसको कर सकते हैं। देखिए बिल्कुल सरल फिजिक्स, आसान भाषा में फिजिक्स। अरविंद सर आपको आसान भाषा में फिजिक्स सिखा रहे हैं और आपकी समझ में ना आए ऐसा हो नहीं सकता, क्योंकि एक एक बात लिख रहे हैं और उसको एकदम आसान भाषा में एक्सप्लेन कर रहे हैं। तो इसको ध्यान से देख लीजिए, स्क्रीनशॉट भी ले लीजिए, मैं शुरू से दिखा देता हूं। 20वां नंबर सवाल है, पूरी बात मैंने एक्सप्लेन की है और आपकी समझ में आई भी होगी। मैं इसको थोड़ा ऊपर भी कर देता हूं बच्चों, ये देखिए, ये स्क्रीनशॉट ले पाए होंगे, ले लीजिए, एक कुछ सेकंड्स और रुक जाता हूं। तो ये आप ले पाए होंगे, इसको मैं थोड़ा और ऊपर कर रहा हूं, बाकी समझे तो आप होंगे ही। तो बच्चों आपने देखा कि किस तरीके से पूरे चैप्टर को हम लोगों ने अच्छे से कवर कर लिया है। इतना कवर कीजिए, मजा आ जाएगा। और इसका पीडीएफ अरविंद एकेडमी टेलीग्राम चैनल से आपको प्राप्त हो सकता है। और जैसा मैंने पहले भी बताया था कि अगर आप अरविंद एकेडमी का ऐप डाउनलोड करते हैं, जो कि आपको डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक मिल जाएगा, तो इसके स्टोर सेक्शन में कई सारे कोर्सेज हैं, मल्टीपल कोर्सेज हैं जो आपको काफी फायदा दे सकते हैं। पीवाईक्यू के साथ में श्योर शॉर्ट क्वेश्चंस करके एक कोर्स है, जो आप लेके लगाते हैं तो आपका पूरा कंप्रेहेंसिव तैयारी हो जाएगा, नंबर ज्यादा ही आएंगे ऐसा मान के आप चल सकते हैं। अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक और शेयर कीजिएगा। अरविंद सर के वीडियोस आपके लिए बड़ी दिल से बनते हैं। आपका एप्रिसिएशन, लाइक, कमेंट मुझे काफी प्रोत्साहित करता है और अच्छी वीडियो बनाने के लिए। अपने एक दोस्त को भी ये वीडियो शेयर कीजिए, जिससे उसको मिले एक पॉजिटिव कंटेंट, अच्छा कंटेंट पढ़ने के लिए, और मुझे पॉजिटिविटी कि मुझे और मेहनत आपके लिए करनी है। आपकी तरफ से अरविंद सर को होगा ये छोटा सा गुरु दक्षिणा, जिसमें आपका कोई खर्चा नहीं लग रहा होगा। थैंक यू वेरी मच, विश यू ऑल द बेस्ट, बाय।